हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 28 है। पार्ट 27 तक हम 540 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 27 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 28 में हम 541 से लेकर के 560 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 541। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती हैं। शीशे की छोटी बॉलों की संभावित संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए, छोटी बॉलों की संभावित संख्या निकालने के लिए हम बड़ी बॉल के आयतन को एक छोटी बॉल के आयतन से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो बड़ी बॉल है इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और जो छोटी बॉल है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए हमारी दोनों यूनिट चेंज हो रही हैं, एक सेंटीमीटर है एक मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आसान रहता है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से गुणा करनी पड़ती है। तो जो त्रिज्या हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 60 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बड़ी गेंद की त्रिज्या आ चुकी है हमारे पास 60 मिलीमीटर। अब देखिए हम निकालते हैं बॉलों की संख्या या गेंदों की संख्या। तो गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी बड़ी बॉल का आयतन। बड़ी बॉल का आयतन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r की घात 3। हमारे पास त्रिज्या है 60 मिलीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60। इसको हम डिवाइड करेंगे एक छोटी बॉल के आयतन से। छोटी बॉल की त्रिज्या है हमारे पास 3 मिलीमीटर, तो यहाँ पर छोटी बॉल का आयतन भी 4/3 पाई r की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास छोटी गेंदों की संख्या आ जाएगी 8000। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 542। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में हमें समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले समचतुर्भुज के विकर्ण बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ए और सी को मिला देते हैं और बी और डी को मिला देते हैं। जिस बिंदु पर ए सी और बी डी काटते हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं ओ। अब यहाँ पर देखिए, हमें विकर्णों की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें पता है समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे पर लंब भी होते हैं और दोनों एक दूसरे को दो बराबर भागों में डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर AO की लंबाई 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम BD की लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर BO की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AOB। अब यहाँ पर ये जो हमारा त्रिभुज AOB है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 5 12 13। अब यहाँ पर देखिए दो भुजाएं तो हमारे पास आ रही हैं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ए बी हमारा कर्ण है ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर ए बी की लंबाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, अगर समचतुर्भुज की एक भुजा आ चुकी है तो हम समचतुर्भुज की चारों भुजाएं निकाल सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी चारों भुजाएं हो जाएंगी 13 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमसे पूछा है परिमाप। अब परिमाप निकालने के लिए या तो आप 13 को 4 बार ऐड कर लीजिए या इसकी 4 से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर परिमाप आ जाएगा 4 × 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 543। एक गोलक और एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। उनके आयतन बराबर हैं। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, हमसे कहा गया है कि एक गोलक और एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r है। तो यहाँ पर देखिए, हमें दोनों की त्रिज्या r के बराबर दे दी है। इसके अलावा हमसे कहा है कि उनके आयतन बराबर हैं।
अब यहाँ पर हमें गोलक का आयतन और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर दिया हुआ है। गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 आर बराबर एच। अब यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। अब आगे हमसे पूछा है बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। बेलन की ऊंचाई होती है h और त्रिज्या है r, तो यहाँ पर हमें h अनुपात r बताना है। अब देखिए ऊपर हमने h की वैल्यू निकाली है 4/3 r, तो हम h की जगह 4/3 r रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4/3 r अनुपात r। यहाँ पर r से r कट हो जाएगा, 3 की तिरछी गुणा कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 544। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 3.2 डेसीमीटर है। छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 44 ठोस घन बनाए जाते हैं। छड़ की लंबाई कितनी है? यहाँ पर देखिए एक बेलनाकार छड़ को गला करके 44 ठोस घन बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस बेलनाकार छड़ का आयतन 44 ठोस घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो बेलनाकार छड़ है इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3.2 डेसीमीटर और जो हम घन बना रहे हैं घन की भुजा हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमारी यूनिट चेंज हो रही है, एक डेसीमीटर में है एक सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम फिर से इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो त्रिज्या 3.2 डेसीमीटर दी हुई है ये बराबर हो जाएगी 32 सेंटीमीटर के। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 32 गुणा 32 और छड़ की लंबाई हमें बतानी है तो एच हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये बराबर है 44 ठोस घनों के आयतन के। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक घन का आयतन लेते हैं। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक घन का आयतन हो जाएगा 8 × 8 × 8। अब देखिए हमारे पास इस तरह के 44 घन है तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 44 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 545। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलक को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एक गोलक को पिघला करके बेलन बना रहे हैं। तो यहाँ पर गोलक का आयतन बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमसे बेलन की ऊंचाई पूछी है तो हम बेलन के आयतन को पहले ले लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6 × 6। ऊंचाई हमें बतानी है तो एच हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये बराबर हो जाएगा गोलक के आयतन के। गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। गोलक की त्रिज्या हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 546। एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार ढांचा 21 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार आधार पर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तिरछी सतह की रंगाई की कुल लागत कितनी होगी? यहाँ पर देखिए हमें तिरछी सतह की रंगाई की कुल लागत बतानी है। शंकु की तिरछी सतह का मतलब हो गया उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर देखिए हमें व्यास दे रखा है 21 मीटर। अगर व्यास 21 मीटर है तो त्रिज्या 21/2 मीटर के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई। अब हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं है तो हम पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिज्या हो जाएगी 21/2 मीटर के बराबर, ऊंचाई हमें दे रखी है 14 मीटर के बराबर। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पर हम एल स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। आर की वैल्यू है 21/2। 21/2 का वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 441/4 प्लस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू है 14, 14 का वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196। एलसीएम ले लेंगे 4 तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर 441 प्लस 784/4।
यहाँ पर 441 और 784 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1225। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एल स्क्वायर बराबर 1225/4। दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 35/2 मीटर। अब हम निकालते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी 21/2 और एल की वैल्यू हमने निकाली है 35/2। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा 1155/2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तीसरी लाइन में हमें खर्च दे रखा है 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 6 रुपए। हमारे पास आ रहे हैं 1155/2 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 6 से। तो यहाँ पर देखिए खर्च बराबर हो जाएगा 1155/2 × 6। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3465 रुपए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 547। धातु के 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 ठोस गोलों को गलाकर उन्हें एक नए ठोस गोले में ढाला जाता है। नए गोले का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा? यहाँ पर देखिए हमारे पास 1000 गोले हैं 6 सेंटीमीटर व्यास वाले। अब उन्हें गला करके हमने एक नया गोला बनाया है। अब देखिए हमारे पास ये जो नया गोला आया है इसका आयतन और जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 गोले हैं इनका आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये जो नया गोला आया है हम इसकी त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ पर इस गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3। ये बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले 1000 गोलों के आयतन के। यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं पहले एक गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब यहाँ पर देखिए हमें व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमारे पास इस तरह के 1000 गोले हैं तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 1000 से। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिज्या तो आ चुकी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे पूछा है गोले का व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर व्यास हो जाएगा 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 548। एक उल्टा शंकुआकार बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ है। बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और खुले सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले बर्तन में डाले जाते हैं तो 25% पानी बाहर निकल जाता है। गोलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक उल्टा शंकुआकार बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ है। लबालब भरा होने का मतलब है कि जितनी उस शंकुआकार बर्तन की क्षमता है वो उतना पूरा भरा हुआ है। अब देखिए शंकुआकार बर्तन की जो क्षमता होगी वो उसके आयतन के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए इस शंकुआकार बर्तन में उतना ही पानी है जितना इसका आयतन है। आगे देखिए हमें बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और खुले सिरे की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमसे आगे कहा गया है यदि 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले बर्तन में डाले जाते हैं तो 25% पानी बाहर निकल जाता है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम पानी में कोई आकृति डालते हैं तो पानी उतना ही उठता है जितनी उसमें डाली गई आकृति का आयतन होता है। तो यहाँ पर अगर 25% पानी बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर हमने जो इसमें ठोस गोले डाले हैं उनका आयतन भी इस 25% पानी के बराबर ही होगा। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि पानी की मात्रा शंकु के आयतन के बराबर है। तो यहाँ पर इन गोलों का आयतन शंकु के आयतन के 25% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं पहले इस 25% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 25% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/4। तो यहाँ पर 25% बराबर हो जाएगा 1/4। अब हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि इसमें कितना पानी है। तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को हम ऐसे ही रखते हैं। त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 × 5 और ऊंचाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर तो एच की जगह आ जाएगा 8। यहाँ पर देखिए हम इसकी गुणा नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं। अब हम निकालते हैं कि इसमें से कितना पानी बाहर निकल गया। बाहर निकला है इसमें से 25% पानी। 25% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/4। तो यहाँ पर हम शंकु के आयतन को 1/4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बाहर निकला पानी आ जाएगा 1/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 1/4। यहाँ पर देखिए हम 4 से काट लेंगे 8 को 2 बार, बाकी गुणा हम नहीं करेंगे, बाकी को हम ऐसे ही रखेंगे। अब हम निकालेंगे गोलों की संख्या।
अब गोलों की संख्या निकालने के लिए हम बाहर निकले पानी के आयतन को एक गोले के आयतन से डिवाइड कर देंगे। बाहर निकला पानी है 1/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। इसको हम डिवाइड करेंगे एक गोले के आयतन से। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। हमें एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गोलों की संख्या आ जाएगी 100। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 549। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु में बनाने के लिए गलाया जाता है। यहाँ पर देखिए हमें जो शंकु बनाना है उसकी त्रिज्या हमें गोले की त्रिज्या के बराबर दी हुई है और गोले की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पर अगर गोले को गला करके शंकु बना रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों के आयतन बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शंकु के आयतन को गोले के आयतन के बराबर कर देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा h। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 550। 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पर देखिए हमें 6 मीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं 6 मीटर। अब हमसे कहा गया है कि इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अब हमें इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जो ये AC है हम इसे ले लेते हैं त्रिभुज का आधार। अब अगर हम इसे आधार ले लेते हैं तो ये इस अर्धवृत्त का व्यास भी है। अब अगर हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या 6 मीटर के बराबर दे रखी है तो अर्धवृत्त का व्यास 12 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस AC की लंबाई हो जाएगी 12 मीटर के बराबर। अगर AC की लंबाई 12 मीटर के बराबर है तो हमारे त्रिभुज का आधार भी 12 मीटर के बराबर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इस त्रिभुज की ऊंचाई। यहाँ पर देखिए ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बी बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं। जब हम लंब खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई इस अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी 6 मीटर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास आधार और ऊंचाई दोनों आ चुकी हैं। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। आधार है 12 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 12 गुणा 6। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये तो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। यहाँ पर हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब हमने त्रिभुज ABC बनाया तो इसका ये जो कोण B है ये अर्धवृत्त में बन रहा है। हमने पढ़ा है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर ये जो कोण B है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें अर्धवृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है। अब देखिए अगर हम अर्धवृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर हमें AB और BC की लंबाई बराबर लेनी पड़ेगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पर AB और BC की लंबाई बराबर ले लेंगे और ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला पढ़ा है 1/2 आधार गुणा लंब और दूसरा पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आधार और लंब तो है नहीं है तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को तो लगाएंगे नहीं। हम लगाएंगे यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बटे 4। यहाँ पर देखिए कर्ण हो जाएगा AC। AC क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। अब देखिए हमने AC की लंबाई निकाली है 12 मीटर के बराबर। अब हम लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4। कर्ण है 12 मीटर, 12 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। 144 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 551। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमें आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप दिया हुआ है। यहाँ पर हम पहले आयत के परिमाप को ले लेते हैं। आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, तो यहाँ पर हम 2l प्लस बी बराबर कर देंगे 34 सेंटीमीटर के। यहाँ से अगर हम l प्लस बी निकालेंगे तो l प्लस बी बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर के। अब देखिए हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर l गुणा बी बराबर आ जाएगा 60 के। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, l और b की वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम l की वैल्यू 12 सेंटीमीटर लें और b की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लें, तो अगर हम 12 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास l प्लस बी की वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ रही है। और अगर हम l और b की गुणा करते हैं तो हमारे पास 12 गुणा 5 यानी कि 60 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारे पास l की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और b की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछी है आयत के विकर्ण की लंबाई। आयत का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल की वैल्यू आई है 12, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। बी की वैल्यू है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 144 और 25 जुड़ करके हो जाएंगे 169। 169 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास विकर्ण आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 552। एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है, यदि उनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर हो तो सही कथन क्या है। यहाँ पर देखिए हमें वर्ग और आयत की परिधि बराबर दी है और हमें वर्ग के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच में संबंध बताना है। जब भी देखिए वर्ग और आयत की परिधि अगर बराबर होती है तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल a दिया है और आयत का क्षेत्रफल b दिया है तो यहाँ पर a बड़ा हो जाएगा b से। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 553। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण कितना होगा। ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे घनाभ का विकर्ण पूछा है। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। बी की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। और एच की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 25, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। 50 को हम यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणा 2। 25 को जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5। तो यहाँ पर विकर्ण हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 554। एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर पहले एक वृत्त बना लेते हैं क्योंकि वृत्त के अंदर हमें एक आयत बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक वृत्त हो जाएगा। अब इस वृत्त के अंदर हम एक आयत बना लेते हैं ए बी सी डी। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस आयत का एक विकर्ण मिला देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और सी को मिला देते हैं। जब हम ए और सी को मिला देते हैं तो इसका ये जो विकर्ण है ये इस वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो अगर ये इसके केंद्र से होकर के जाएगा तो ये इसके व्यास के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें जो वृत्त की त्रिज्या है वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर AC की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसके अलावा देखिए हमें आयत की एक भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हम AB ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमें पता है आयत के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक त्रिभुज ले लें ABC तो यहाँ पर कोण भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5 का। तो यहाँ पर 4 और 5 सेंटीमीटर की भुजाएं तो आ रही हैं। तो यहाँ पर हमारी BC की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। अब हम निकाल देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 555। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर देखिए हमें एक वर्ग दिया गया है और हमें इस वर्ग के अंदर एक बड़े से बड़ा गोला बनाना है। जब भी देखिए अगर हम वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा गोला बनाते हैं तो वर्ग की भुजा गोले के व्यास के बराबर हो जाती है।
गोले का व्यास हम ले लेते हैं 2r के बराबर, तो यहाँ पर 2r बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर के। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है गोले का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल शब्द गलत है क्योंकि गोले का होता है आयतन, तो यहाँ पर हमें आयतन निकालना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। r की वैल्यू आई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा 972 पाई घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 556। त्रिज्या y वाले वृत्त का क्षेत्रफल w है। बड़े वृत्त त्रिज्या y वाले का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त त्रिज्या x वाले के क्षेत्रफल का अंतर w डैश है, तो x बटा y किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि त्रिज्या y वाले वृत्त का क्षेत्रफल w है। हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल की जगह हो जाएगा w। w बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। r की वैल्यू है बाई क्योंकि त्रिज्या बाई है, तो यहाँ पर w बराबर हो जाएगा पाई बाई स्क्वायर के। आगे हमसे कहा गया है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या बाई वाले वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त यानी कि त्रिज्या एक्स वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर डब्ल्यू डैश है। अब देखिए हमने बाई त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है, अब हम निकाल लेते हैं त्रिज्या एक्स वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए त्रिज्या एक्स वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम ले लेते हैं a के बराबर, तो a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। r की वैल्यू हो जाएगी x, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर के। अब देखिए हमें बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है डब्ल्यू डैश, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है डब्ल्यू और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है ए, तो यहाँ पर डब्ल्यू डैश बराबर हो जाएगा डब्ल्यू माइनस ए। यहाँ से देखिए अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश। अब देखिए हमें बताना है x अपॉन वाई किसके बराबर होगा। अब देखिए जो x और y है ये हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 है हमारी a बराबर पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर को हम पहले रख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं इसको पहली वाली इक्वेशन से। पहली वाली इक्वेशन है w बराबर पाई वाई स्क्वायर। पाई वाई स्क्वायर को भी हम पहले ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पाई वाई स्क्वायर बराबर a अपॉन डब्लू। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, a की वैल्यू हम रख लेंगे w माइनस डब्लू डैश, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर w माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। अब देखिए हम यहाँ पर हर को अलग कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर डब्लू अपॉन डब्लू माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। डब्लू से डब्लू कट जाएगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस डब्लू डैश अपॉन डब्लू। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 557। किसी 16 मीटर गुणा 30 मीटर आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर 4 मीटर लंबा हाथी है तथा वह क्षेत्र के विपरीत कोने तक पहुंचने पर 15 सेकंड लेता है। हाथी की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें 16 मीटर गुणा 30 मीटर लंबाई का एक आयताकार क्षेत्र दिया हुआ है और हमसे कहा हुआ है कि इसके एक कोने पर 4 मीटर लंबा हाथी है, और हमसे आगे कहा गया है कि क्षेत्र के विपरीत कोने तक पहुंचने पर उसे 15 सेकंड लगते हैं। अब देखिए अगर हाथी क्षेत्र के विपरीत कोने पर जाता है तो ऐसे तो होगा नहीं कि वह पहले लंबाई के परितः चलेगा फिर चौड़ाई के परितः चलेगा। हाथी क्या करेगा सीधा विकर्ण के परितः निकलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है पहले आयत का विकर्ण निकालना है। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल की वैल्यू है हमारे पास 30 मीटर और बी की वैल्यू है 16 मीटर, तो यहाँ पर देखिए विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर की जगह हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 16 का स्क्वायर यानी कि 256। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1156। 1156 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास विकर्ण आ जाएगा 34 मीटर। अब देखिए हमारे पास विकर्ण आया है 34 मीटर, लेकिन यहाँ पर हमें 4 मीटर लंबा हाथी दिया हुआ है, तो 4 मीटर हाथी कम चलेगा, तो यहाँ पर हाथी द्वारा जो तय दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मीटर के बराबर। अब देखिए 30 मीटर जाने में हाथी ले रहा है 15 सेकंड, तो यहाँ पर हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी चल रहा है हाथी 30 मीटर और समय ले रहा है 15 सेकंड, तो 30 बटे 15 बराबर हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड के। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 558।
किसी आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक जो एक कोने पर मिलते हैं का क्षेत्रफल क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बक्से का आयतन क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक दिए हुए हैं और आगे हमें इन फलक के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इनके क्षेत्रफल को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई वाला फलक। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इस बार हम ले लेते हैं चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और इस बार हम ले लेते हैं ऊंचाई और लंबाई। तो यहाँ पर h गुणा एल बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन की ही गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा, पहली वाली इक्वेशन में हमारे पास l है और तीसरी वाली इक्वेशन में l है, तो हमारे पास l स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पहली वाली इक्वेशन में b है और दूसरी वाली इक्वेशन b है, तो हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी वाली इक्वेशन में h है और तीसरी वाली इक्वेशन में h है, तो हमारे पास h स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुणा 15 गुणा 20। अब हमसे पूछा है आयताकार बक्से का आयतन। अगर बक्सा आयताकार है तो उसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वर्ग में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास एल बी एच बराबर हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 559। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है और एक चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेता है, तो पार्क का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर देखिए हमें आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। जब भी हमें अनुपात को वास्तविक बनाना होता है तो हम उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस आयताकार पार्क की लंबाई ले लेंगे 3x के बराबर और चौड़ाई ले लेंगे 2x के बराबर। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है। यहाँ पर देखिए हमें जो चाल दी हुई है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। हमें क्या करना है, इस चाल को मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करना है। मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि देखिए हमारे सारे ऑप्शंस में मीटर आ रहा है, मीटर स्क्वायर है, और हमें जो एक चक्कर का समय दिया गया है ये मिनट में दिया गया है। तो हमें जो चाल निकालनी है ये मीटर प्रति मिनट में निकालनी है। देखिए हम यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ पर अगर 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है तो 12 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 1000 से। तो यहाँ पर 1 घंटे में जाएगा 12,000 मीटर। अब देखिए घंटे को हम चेंज करते हैं मिनट में, तो घंटे को मिनट में हम आसानी से चेंज कर लेते हैं। 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट। तो यहाँ पर देखिए 60 मिनट में तय दूरी हो जाएगी 12,000 मीटर। अब हम निकालेंगे इसको 1 मिनट में तय दूरी। तो 1 मिनट में तय दूरी निकालने के लिए हम 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो 1 मिनट में तय दूरी आ जाएगी 200 मीटर। अब हमसे कह रखा है कि वह 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह 8 मिनट में कितनी दूरी चलता है। तो देखिए 8 मिनट में तय दूरी बराबर हो जाएगी 8 गुणा 200 यानी कि 1600 मीटर। अब देखिए वह पार्क की परिसीमा पर साइकिल चला रहा है, तो वह उतनी ही दूरी कवर करेगा जितने इस पार्क की परिधि होगी। पार्क की परिधि होती है 2l प्लस बी के बराबर। अब देखिए हमने लंबाई ली है 3x और चौड़ाई ली है 2x के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट 3x प्लस 2x ये हो जाएगी इस पार्क की परिधि, ये बराबर हो जाएगी 1600 मीटर के। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। अब देखिए हमें निकालना है पार्क का क्षेत्रफल। पार्क हमें आयताकार दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए हमने लंबाई ली है 3x। अब यहाँ पर देखिए या तो आप x की वैल्यू रख करके इसको कर लीजिए 480 और चौड़ाई है 2x, 2x को कर लीजिए 320। तो यहाँ पर आप 480 गुणा 320 कर देंगे तो आपके पास पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। या आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लंबाई 3x ले रखी है और चौड़ाई ले रखी है 2x के बराबर, तो यहाँ पर आप इन दोनों की ही गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 3x इंटू 2x यानी कि 6x स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 160 गुणा 160। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा 1,53,600 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 560। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन जो किनारों पर खुला है की त्रिज्या 25% कम कर दी जाए और उसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए, तो इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा होगा। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमसे बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर पूछा है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr h। अब देखिए 2π तो हमारे पास कांस्टेंट होता है तो हम उसको तो हटा देंगे, हमारे पास रह जाता है RH। अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हैं, जब भी दो वेरिएबल होते हैं तो हम उसका अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए शुरू में त्रिज्या को 25% कम किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेंगे -25, आगे ऊंचाई को 25% बढ़ाया जा रहा है तो हम b की वैल्यू ले लेंगे +25। यहाँ पर देखिए आप a और b की वैल्यूज को पलट करके भी रख सकते हैं, उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -25 + 25 प्लस -25 गुणा 25/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6.25। यहाँ पर ये जो माइनस होता है ये शो करता है डिक्रीज को, तो यहाँ पर जो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है ये 6.25% घट जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।